फिर शाम हुई दोबारा, शाम को फिर वो सारे चाइनीज आ जाते हैं मेरे रूम में। फिर सवाल पूछना शुरू करते हैं कि तुमने वो वीडियोस किसे किसे भेजा। तो मैंने पहले ही दिमाग में प्लानिंग कर लिया था कि अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मुझे क्या जवाब, जाहिर सी बात है कि वो सवाल ये पूछेंगे ही पूछेंगे। तो मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि मुझे जवाब क्या देना है। तो मैंने बताया कि घर वीडियोस मैंने अपने वाइफ को भेजा, अपने घर वालों को भेजा था। तो फिर इस पे भी वो लगते हैं मारने मुझे कि झूठ बोल रहा है ये, सच सच बताओ किसको भेजा। ट्रांसलेटर के थ्रू बात हो रही है, वो चाइनीज में बोलते थे ट्रांसलेटर को, इंग्लिश में मुझसे पूछता था। तो मैंने बोला कि मैंने अपनी वाइफ को भेजा। तो उसने बोला कि भाई हम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, सच सच बताओ किसे भेजा। फिर वो फिर से मुझे मारना पीटना शुरू किया उन्होंने, मेरे पैरों पे हाथ पे हर जगह मार रहे थे और करंट के झटके दे रहे थे। उस समय मुझे डिफेंस करने के लिए मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा था उस टाइम पे। वो बोलेंगे अच्छा अच्छा ये बताओ क्यों भेजा अपने घर वालों को। तो मैंने ये झूठ बोला कि मैं अपने घर वालों को दिखाना चाह रहा था कि चिंता करने की बात नहीं है, हम अच्छी जगह पर सेफ हैं और हम सही से इस पर्टिकुलर ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ताकि वो देख के संतुष्ट हो सके कि हम सही हैं और सुरक्षित हैं। तो फिर वो चले जाते हैं। फिर यही सिलसिला चलता रहता है। फिर अगले दिन आते हैं, फिर मुझे मारते हैं, फिर यही सवाल पूछते हैं। कितना दिन तक ऐसे मारपीट 3 दिन करता तक, रहा वो लोग? 3 दिन तक ये 3 दिन तीन तक? दिन तक ये सवाल पूछते रहे वो। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने सवाल पूछना मेरे से बंद कर दिया। फिर आप क्या पर किए? डे डेली सुबह शाम आके मुझे मारते थे। और मुझे वो 4 जुलाई को उन्होंने खाना दिया था शाम को। एक और जुलाई इस को मैं तरीके वहाँ, से मारते थे तो आप मतलब कैसे आप सह पा रहे होंगे इतना, मतलब कोई ये ऑप्शन ही चीज? नहीं था हमारे पास, सहने के अलावा क्या ऑप्शन मतलब है। आपको तो उस वक्त लग रहा हो कि ये लोग तो अब मार देगा हमको। दीवार का कोना होता है दो, उस कोने में बस हम लोग ऐसे करके बैठ जाते थे। अब क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, मारे पीटे मर जाए, ऑप्शन क्या है। जब भागने की जगह नहीं है, कुछ करने की जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने सर को हाथ को बचाओगे। तो सर पे तो पट्टी बंधी थी, इसलिए सर पे वो नहीं बांध रहे थे मुझे, बस शरीर गर्दन के नीचे टॉर्चर कर रहे थे। फिर 4 दिन बाद देखता हूँ कि 6 इंडियंस को और लेकर मेरे रूम में चले आते हैं। उनको भी बुरी तरह मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उनको ऑफर देते हैं कि अपने घर वालों से बोलो 10 लाख रुपए दें, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। और फिर सेम उसी दिन मुझे भी सेम ऑफर देते हैं कि तुम भी अपने घर वालों को फ़ोन लगाओ और बोलो 10 लाख रुपए दे और अपने घर चले जाओगे तुम भी। तो मैंने बोला कि भाई मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो नहीं दे पाएंगे। तो बोले कि ज़मीन है जायदाद है बेच कर देंगे, उनके पास इतना तो होगा ही। तो मैंने कहा कि वो नहीं दे पाएंगे। कह रहे कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे ऑर्गन बेच देंगे, या फिर तुम्हें हम किसी दूसरी कंपनी में, इसी टाइप की किसी दूसरी कंपनी में बेच देंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तो घर पे बात करने का मतलब, बात करने के लिए आप रेडी हो गए फिर? फिर हमको लगा कि यही अपॉर्चुनिटी है, बस निकलना मौका है। मिला है निकलने का, कहीं ये जान से ना मार दें। फिर उन्होंने फ़ोन दिया, अपना फ़ोन दिया। उसी फ़ोन से फिर मैंने घर वालों से कांटेक्ट किया, उनको बताया सारी सिचुएशन कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ और इनको इतने रुपए चाहिए। तो घर वालों ने 1 हफ्ते का समय मांगा, और 1 हफ्ते के समय में उन्होंने पैसे अरेंज किए और किस्तों में धीरे धीरे भेजना शुरू किया। तो जब वो पैसे भेज रहे थे, लगभग 40% पैसा भेज दिया था, तभी एक पेपर आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा अच्छा। कि उसमें 47 इंडियन की लिस्ट रहती है। बस हमारे पास इतनी न्यूज़ आती है कि 47 इंडियंस की एक लिस्ट आई है इनके पास, क्योंकि हम तो, मतलब छोड़ने के लिए? अब पता नहीं किस लिए आई थी मुझे नहीं नहीं पता। पता था। हाँ, क्यों हमें बस न्यूज़ मिली थी। तो हमें लगा कि हमारा वो होने वाला है, रेस्क्यू होने वाला है, इंडियन एम्बेसी आने वाली है। तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि आप पैसा 2-3 दिन होल्ड कर दीजिए, मत दीजिए, अच्छा अच्छा। कि पता चल हम पैसे भी दे दें, और इंडियन गवर्नमेंट जब रेस्क्यू करने आ ही रही है। तो हमें न्यूज़ मिली थी कि 9 तारीख को हमारा रेस्क्यू हो जाएगा, 9 जुलाई को। 8 तारीख 9 तारीख बीत जाती है लेकिन कोई रेस्क्यू नहीं होता है। उल्टा 2 दिन डिले करने की वजह से वो मुझे और मारते हैं कि 2 दिन पैसे क्यों नहीं आए। फिर आके मुझे मारते हैं। फिर फाइनली मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ कि जितने भी पैसे हैं तुरंत पे करो और मुझे यहाँ से जाना है। उसके बाद मेरे घर वाले लगभग 13 जुलाई तक, मैं उसी रूम में बंद हूँ, और 2 दिन में एक बार खाना दे रहे हैं वो लोग, और उसी रूम में बंद हूँ। 13 जुलाई तक सारा पैसा उनका पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जो 6 लोग बचे थे, वो भी पेमेंट कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे वो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। तो उनको तो ये पैसा घर से आ रहा था तो कैसे आ रहा था?
उन्होंने एक बैंक अकाउंट नंबर दिया था, उसी अकाउंट में सेंड किया। फैमिली वाले कैसे इकट्ठे कर रहे थे पैसा? फैमिली वालों ने क्या किया, गहने बेचे हैं मेरी वाइफ के, मेरी माँ के, उसके बाद रिश्तेदारों से उधार लिया है तब मतलब जाके। आपको वहां से छुड़वाने के लिए गहने भी बेच दिए आपकी माँ और आपकी पत्नी ने? आदमी सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपने घर अपना पैसा देखता है कि मेरे पास कितना पैसा है, जो बैंक बैलेंस था थोड़ा बहुत, उसके बाद गहने, उसके बाद 10 लाख बहुत बड़ा रकम होता है एक मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल सही बात है, 10 लाख इकट्ठा करने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है। बीत जाती है बिल्कुल। तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, तो सब पहला विकल्प ये था कि पहले हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं, उसके किसी बाद जो तरीके से कुछ भी बेच करके बस पैसा इकट्ठा करना है। अगर नहीं होता इकट्ठा तो जमीन भी बेचनी पड़ सकती थी, हो सकता है मेरे घर वाले वो भी करते हैं, जमीन जायदाद भी बेचते, लेकिन इतने कम समय में जमीन जायदाद नहीं बेची जा सकती। दिखता है। तो उन्होंने जो भी समय लगा तो रिश्तेदारों से उधार लेकर गहने बेचकर पैसे इकट्ठा किए, कैश में डिजिटली कन्वर्ट किया, फिर उसको उनको सेंड किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि जब तक इन सभी का पेमेंट नहीं हो जाएगा, 6 लोगों का, उसके साथ ही हम तुम्हें भी भेजेंगे, एक साथ सबको भेजेंगे। तो टॉर्चर वही चलता रहा। फिर 18 जुलाई को, 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई हो गई, मैं उसी टॉर्चर रूम में हूँ, न मेरे कपड़े बदले हैं, न मैंने नहाया है, कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं एकदम, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरा शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें इंजरीज ना हो, करंट के झटके ना दिए गए हो, सारे करंट के झटके दिए गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब कुछ है, सब कुछ ये करंट के झटकों से हुआ है, पार्ट पे नीचे भी है। जब करंट सटाया जाता है तो वहाँ पर दाग बन जाता है। उसके बाद 18 जुलाई को एक म्यांमार की आर्मी आती है, उसके पास 47 वाली लिस्ट होती है। तो उसमें वो 6 इंडियंस की लिस्ट, मतलब उसके पास उसके फोटो कॉपी रहती है, जो 6 लोग थे, और मेरी फोटो कॉपी नहीं थी उसके पास। उसके पास लिस्ट थी, उस लिस्ट में उसने मुझे पूछा कि क्या नाम इसमें तुम्हारा है या नहीं, तो मैं बोला कि इसमें मेरा नाम है, 19वें नंबर पे मेरा नाम था। और जो चाइनीज़ हैं वो उससे ये बोलते हैं कि इस पर्सन ने 10 लाख रुपए दे दिए हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, चाइनीज ही बोले? हाँ, चाइनीज़ ने उस म्यांमार और आर्मी से ये जो बोला। आर्मी थे म्यांमार के ही आर्मी? हाँ, म्यांमार की आर्मी से उसने ये बोला कि इसने पैसे दे दिए हैं, हाँ, लेके आप जाइए। इसको लेके जा सकते हैं, बाकी ये 6 लोगों ने अभी पेमेंट नहीं किया है, नहीं किया है। तो अभी इनको हम होल्ड करके रखेंगे। तो वो आर्मी वाला बोलता है कि मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, मैं 2 दिन के बाद इनको आके लेके चला जाऊँ। नहीं, ये 6 लोगों को लेके चला मतलब जाऊँ। भाई आपके साथ वो सब लोग हैं? तो मुझे लेके अपने आर्मी कैंपस में चला जाते हैं वो। अच्छा अच्छा। कैंपस में जाके बोलते हैं कि यू आर सेफ नाउ, आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, हम खाना पानी सब कुछ देंगे। तो मुझे खाना वाना देते हैं सब कुछ। 2 दिन मैं वैसी आर्मी कैंपस में था, 2 दिन बाद वो बाकी 6 भी आते हैं, उनकी कंडीशन और भी ख़राब थी, उनको बहुत मारा गया था 2 दिन तक टॉर्चर की पैसे के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने भी बताया कि हमने भी पैसे दे दिए हैं। फिर वहाँ से हम लोग को उठाकर म्यांमार में लेके जाया जाता है, मेवाड़ी नाम की एक जगह है, वो बॉर्डर पे ही पड़ता है थाईलैंड और म्यांमार के। तो वहाँ के एक आर्मी कैंपस था, वहाँ पर लेके जाते हैं, और वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है शंकर नाम के एक व्यक्ति से। शंकर यहीं के थे वो यहाँ के नहीं हैं, उनके माँ बाप यहाँ के थे, वो उसके पास, उनके पास नागरिकता वहीं की है, म्यांमार की है। म्यांमार की? हाँ। तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया है आप लोग को रेस्क्यू करने के लिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात, हम ही ने आपका रेस्क्यू कराया है, मैं आर्मी को भेजकर। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो 6 लोग हैं, इनके घर वालों ने मुझे पैसे दिए हैं 2,70,000, इस वजह से इन 6 लोगों के लिए आर्मी गई थी। और आपका पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपको भी उठाकर वो ले आए, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि आप कौन है, उन्होंने सोचा आप एक ही ग्रुप में है, तो आपको भी 2,70,000 देने पड़ेंगे। अच्छा, वहां भी 10 लाख दिए, यहाँ भी 2,70,000 तो मैंने मांग बोला रहे कि हैं। सर हम ऑलरेडी उस चाइनीज को देकर आए हैं, उसी बेस पे तो हुआ है मेरा रेस्क्यू। तो बोला कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है आपको म्यांमार से थाईलैंड पहुंचाना, इस काम का मैं 2,70,000 चार्ज करता हूँ। तो मैंने कहा तो इंडियन गवर्नमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन है कि क्या है? कह रहे मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला निकालने के लिए, पैसे लेके दे के जाए जैसे भी, तो 2,70,000 आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको म्यांमार में, अरे थाईलैंड में निकलवा दूंगा। फिर उन्होंने मुझे प्रोसेस समझाया कि आप लोग को सबसे पहले यहाँ के लोकल थाने में सरेंडर करना होगा, क्योंकि आप लोग बिना वीज़ा के इस देश में चले आए हैं। तो जब वहाँ सरेंडर कर देंगे, फिर हम लोग वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से एक लेटर बनवाएंगे कि आप लोग दोषी नहीं है, विक्टिम है, आपको वहाँ से रेस्क्यू करा कर फिर हम लोग भेज देंगे थाईलैंड। तो हम लोग वही काम करते हैं, उन्होंने जैसा बताया।
पैसा फिर आपने दिया 2,70,000? हाँ 2,70,000 पेमेंट किया उनको, दिया। फिर घर वालों को फ़ोन लगाया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, 2,70,000 रुपये मांग रहे हैं, तो उनको देना पड़ा हमारे घर वालों को। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर दोबारा, किसी भी बस देना। हाँ दिया, फिर दिया उन्होंने, फिर से रिश्तेदारों से पैसे मांगे, फिर पैसे दिया उन्होंने। वो 2 दिन का टाइम लगा उसको भी देने में। फिर म्यांमार वाली जेल में हम जब गए, सरेंडर किया वहाँ पर। सरेंडर करने के बाद वहाँ जब जेल में घुसते हैं तो जेल में जाते हैं कि छोटी सी जगह थी 20 बाई 20 फीट की, और उसमें 60 लोग थे जेल में, एक सेल के अंदर 60 लोग थे। मतलब एक आदमी के लिए 2 स्क्वायर फीट की जगह थी, मतलब भाई ये टाइल्स की जगह थी एक आदमी के लिए। और उस जेल में जब देखा मैंने, उस जेल में हमें डाल दिया गया। अब बोला कि 2 हफ्ते बाद आप लोगों का यहाँ से जमा बेल हो पाएगी। मैंने कहा हम इसमें 2 हफ्ते क्या 2 दिन नहीं रह पाएंगे। कह रहे अब देखो कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कैसे लोग थे वो 60 लोग, कहाँ के थे? वो वहीं म्यांमार के लोकल के थे, कुछ टूरिस्ट थे जो गलती से चले आए थे। जैसा आप बताया कि जो मायसोट आते हैं घूमने, घूमने आते वो हैं। उनको भी बेवकूफ़ बनाकर गलती से म्यांमार ले आते हैं, फिर यहाँ पर सेल कर देते हैं। तो वो लोग वहाँ फंसे हुए थे। ये सारा स्कैम चल रहा है, बताइए। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत सारे थे जो किडनैपर थे, टेररिस्ट थे, मतलब जो ड्रग सप्लाई करने वाले थे। कैसे आप 60 लोगों के बीच रहे? वो एक्सपीरियंस तो बहुत डेंजर होगा। वो आप एक्सपीरियंस, तो किसी से बात तक नहीं करना चाहते होंगे। कहाँ सीधा साधा सिंपल घर का आदमी वैसी जगह पर फंस गया। एक तो उनकी भाषा, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती थी क्योंकि वो म्यांमार के रहने वाले थे, वो अपनी भाषा बोलते थे। और वहाँ पर हम गए, हम उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती थी। कुछ फॉरेनर्स थे जिनको अंग्रेजी आती थी, तो हम फॉरेनर्स से बातचीत करते थे। और वहाँ पर सोने की जगह नहीं थी, और एक ही बाथरूम था, ओपन बाथरूम, जिसमें कॉर्नर में बना हुआ था, और 60 लोग थे। ऐसा व्यवस्था थी वहाँ पर कि 30 लोग सोते थे तो 30 लोग बैठे रहते थे। मतलब एक झुंड बना के कोने में उनको ढकेल दिया जाता था, फिर 30 लोग सो रहे हैं। फिर 30 लोग जब 4 घंटे सो लेते थे, फिर 30 लोगों को इधर सुलाया जाता, फिर 30 लोग इधर सोते थे। ये कंडीशन थी वहाँ पर। सांस लेने की जगह नहीं थी। मैं ऐसे, एक तोता पिंजरे में बंद होता है लिटरली, मतलब ये म्यांमार का जेल था? म्यांमार की जेल में बंद था मैं। 1 महीने में बंद रहा, 2 हफ्ते बीत गया, 2 हफ्ते तक कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सब कुछ बंद था। पुलिस वालों से हम लोग बोलते थे कि भाई हमें बात करनी है, करें कि आपकी बात तभी हो पाएगी जब बाहर से कोई आपसे बात करने और आएगा। आपको ऐसा लग रहा हो कि अब जेल ही में क्या रह जाएंगे? वहां पर रोशनदान बने हुए थे, बस हम रोशनदान से बाहर की जिंदगी देख रहे थे। पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं बस, और कुछ नहीं दिख पा रहा था, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस आदमी दिख रहे हैं और पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी खाना नहीं। वाना वहाँ पे कैसा मिलता था? वही मेढक और ये सब? नहीं नहीं, वहां पर खाना दूसरा था। वहां पर खाने का ये था कि वहाँ चावल और सूप मिलता था, बस वही एक ही खाना था, चावल सूप, चावल सूप, और कोई दूसरा ऑप्शन ये अब नहीं। 4 महीना किस तरीके से बिताए हैं, इमेजिन भी करने में डर लग रहा है। और फिर भी यहाँ बैठ करके आप अपनी बातों को एकदम चेहरे पे स्माइल लेकर के बता रहे हैं। ये बहुत हिम्मत वाली बात है भैया। वहां पे फिर करने के बाद ये था कि हम लोग के शरीर में बहुत सारा पेन था। हम लोग के मसल्स डैमेज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतना फिजिकल टॉर्चर किया था कि हम लोग के इंटरनली मसल डैमेज हो गए थे। तो वहां पर क्या था कि हमारे क्योर न दवाइयाँ थी हमारे पास, न कुछ था, लेकिन उसी पेन में हम लोग को उस कंजेस्टेड माहौल में 1 महीना रहना पड़ा। 1 महीना हमने जैसे तैसे वहाँ काटा। हम लोग को बहुत सारे रोग हो गए वहाँ पर, और ज़्यादा स्किन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रोग हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारी बीमारियाँ थी, संक्रमण के रोग थे, साफ सफाई नहीं थी। इतने लोगों में कैसे मैनेज हो पाएगा? वो घास भूसे की, तो जैसे तैसे 1 महीने बीता। वो मेंटल टॉर्चर था हमारे लिए, वो 1 महीना मेंटल टॉर्चर था। वहाँ फिजिकल टॉर्चर था, या फिर यहाँ पर मेंटल टॉर्चर हुआ था पूरा का पूरा। हम लोग को इतनी बेचैनी हो गई थी, ऐसा लग रहा था हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी कभी कभी वहाँ पर। फिर रक्षाबंधन के दिन, अगस्त में, 19 अगस्त था शायद उस दिन हमें वहाँ से बेल मिली। वहाँ से हम निकल कर गए, शोई शंकर रिसीव किया हमें वहाँ पर। फिर वहाँ पर उसने मुझे एक मोबाइल फ़ोन दिया, बोला कि इसके पैसे आपके घर वालों ने दिए हैं मुझे, इसीलिए बोला था कि आपको ख़रीद कर देना है। फिर मैंने वीडियो कॉल किया अपनी बहन को, जो गाज़ियाबाद में रहती है, अनीता नाम है उसका। उसको देख के हम दोनों रोने लगे एक दूसरे को। अच्छा, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वो आपकी बहन है जिसके साथ आप रो रहे हैं गले लग? वो गाज़ियाबाद में रहती है, क्रॉसिंग रिपब्लिक में। जी। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर उसने 5,000 लोकल करेंसी दी, वहाँ की भाट में होती है, थाईलैंड की करेंसी। बोला इस ये रुपए भी आपके घर वालों ने हमें दिए हैं आपको देने के लिए,
उन्होंने बताया कि यहाँ से अब आप जाएंगे थाईलैंड, थाईलैंड की पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। मैंने कहा किस लिए? कह रहे कि क्योंकि आपने इनलीगली बॉर्डर क्रॉस किया है, तो वो भी आप क्राइम किया है। तो यहाँ तो क्राइम किया था, वहाँ भी क्राइम है, क्योंकि आप बिना वीज़ा के दूसरे देश में चले गए। फिर वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको अदालत में जाना होगा, कोर्ट में, तो वहाँ पे आपको बेल करने के लिए इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने जैसा बताया था, क्या वहाँ जाके फिर उसने क्या किया कि लीगली हम लोग को क्या सरकारी गाड़ी में बैठा के बॉर्डर पार कराया गया। फिर बॉर्डर पे वो थाईलैंड की आर्मी खड़ी थी, उसने उनको हैंड ओवर किया गया। फिर पेपर लेन देन किए गए, फिर हमारी फ़ोटो वोटो खींची गई उनके साथ। फिर उन्होंने क्या किया, हमें वहाँ की पुलिस को हैंड ओवर, इमिग्रेशन को हैंड ओवर कर दिया। फिर इमिग्रेशन ने हमें वहाँ के जेल में डाल दिया, थाईलैंड की जेल। थाईलैंड के जेल में? थाईलैंड की जेल में माइसोर, वहाँ आप कितने माइसोर दिन नाम की रहे? जगह थी। वहाँ एक दिन थे हम। वहाँ का नियम सही था कि वहाँ 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश किया जाता है। तो वहाँ एक दिन बिताया हमने जेल में। वहाँ की जेल में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ उसके बाद अगले दिन कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने से पहले इंडिया से एक इंडियन बैंकॉक एम्बेसी से एक अधिकारी आते हैं। वो उन्होंने हमें बताया कि आपको कोर्ट में क्या बोलना है। उन्होंने ये बताया कि कोर्ट में ये बोलना है कि आपसे गलती हो गई थी और आप थाईलैंड चले गए, मतलब म्यांमार चले गए थे, गलती से चले गए थे, किडनैप आपका नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों सर, ऐसा क्यों बोलना है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका किडनैप कैसे हुआ, प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी किडनैपिंग हुई है। तो उस प्रूफ करने के चक्कर में आपको वकील हायर करना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा। उसमें केस में 6 महीना 8 महीना कुछ भी हो सकता है, और जितने दिन केस चलेगा उतने दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा थाईलैंड की। मंजूर है तो कीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लेंगे तो आपको माफ़ करके आप पे 2,000 का फाइन लगाया जाएगा। तो दो ऑप्शन है। तो घर जल्दी जाना चाहते हो तो अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेना। तो उन्होंने यही बोला। तो हम लोग तो मेंटली फिजिकली परेशान थे। हमने कहा जो तरीका होगा बताइए, हमें घर जाना है बस। तो उन्होंने कहा जुर्म एक्सेप्ट कर लेना। कोर्ट में भी जज हमसे पूछता है तो हम बोलते हैं गिल्टी और नॉट गिल्टी, उसने बस इतना ही पूछा, तो हम सभी ने बोल दिया गिल्टी। तो उसने 2,000 का आपके साथ 6 लोग थे? 6 लोग थे हाँ। हमने गिल्टी बोल दिया। फिर उसने 2,000 का फाइन लगाया, और फिर वहां से मैसूर से हम चले गए डिटेंशन सेंटर, वहीं पर बना हुआ था। वहाँ डिटेंशन सेंटर में हम 3 दिन रहे। फिर 3 दिन में वहाँ के ऑफिसर ने बताया कि जब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं फिर हम वैन से आपको बैंकॉक भेजेंगे डिटेंशन सेंटर में, फिर वहाँ से आप अपने देश चले जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से 3 दिन बाद हम लोग को भेजा जाता है बैंकॉक, जो लगभग 400 किलोमीटर दूर था वहाँ से। बैंकॉक जाते हैं डिटेंशन सेंटर में। वहाँ की स्थिति सेम म्यांमार जैसी थी, म्यांमार का जैसा जेल था। एक छोटा सा कमरा, उसमें 125 लोग थे, लगभग 125 लोग थे, और उसमें 47 इंडियंस थे उस जेल में। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह के लोग थे। वहीं से लोगों को उनके देश में डिपोर्ट किया जाता है। वहाँ की एम्बेसी आती है और अपने अपने नागरिकों को लेके जाती है। तो उन्होंने बताया कि यहीं पर आपकी एम्बेसी आएगी और आपको लेकर जाएगी। अगले दिन एम्बेसी आती है, हम लोग को बैठाती है, बताती है कि आप लोग को हम लोग यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे, और आप लोग को अपने घर वालों से बोलना है टिकट का पैसा वही लोग देंगे, हम नहीं देंगे। और यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए जो गाड़ी जाएगी उसका भी पैसा आप ही लोग अलग से देंगे, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे। और इस प्रोसेस में हम लोग लगभग 7 वर्किंग डेज का टाइम लेंगे, उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि सर अभी तो आज तो सैटरडे संडे है, फिर जन्माष्टमी है, मतलब कई छुट्टियां लगातार थी। कह रहा है 7 वर्किंग डेज लगेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने एक फॉर्म भरवाया। फिर आप कहाँ थे उस वक्त? डिटेंशन सेंटर, जेल ही था, वो भी एक जेल था हाँ। वहाँ का खाना तो सबसे घटिया खाना था, उससे घटिया खाना मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया। क्या दे रहा था वहाँ पे? वहाँ भी चावल ही दे रहा था, हम्म, और चावल के साथ अजीब सा सूप होता था। वो सूप गले के नीचे उतर ही नहीं सकता था, अजीब टाइप का सूप था। उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें इंडियंस मिलते हैं जो पहले से वहाँ पर थे, कई 40 दिन से, कोई कहाँ 50। पे? डिटेंशन सेंटर बैंक है। तो वो हमें बताते हैं कि अगर आपको जल्दी घर जाना है तो यहाँ पर कुछ एजेंट्स हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनको आप लगभग 60,000 रुपये पे करेंगे तो अगले दिन की टिकट निकलेगी, आप घर चले जाओगे। अदरवाइज अगर एम्बेसी का वेट करेंगे तो 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन कोई गारंटी नहीं है कि आप कब जाओगे यहाँ से। मतलब 40-50 दिन तो मिनिमम लग सकता है, मतलब मैक्सिमम लग सकता है। हम लोग के अंदर मानसिक क्षमता नहीं थी ज़्यादा दिन गुजारने की। तो हमने बोला फिर जी 60,000 हाँ। आपने दिया?
फिर उन्होंने एजेंट, उसी जेल में ही एजेंट रहते थे, वो भी सजा काट रहे थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया। फिर उन्होंने बताया कि घर वालों को फ़ोन करो। फ़ोन करने के लिए अलग से 3,000 रुपये लगते थे। मतलब जेल में रह के वो अपना धंधा कर रहा था। हाँ, जेल में रह के धंधा, फिर फ़ोन करने के लिए 3,000 रुपये हमें देना पड़े। घर वालों को फ़ोन लगाया, बताया ऐसी सिचुएशन है, 60,000 रुपये और चाहिए। घर वाले एकदम फ्रस्ट्रेटेड कि कितना पैसा देना पड़ेगा, हर काम के हर स्टेप पे पैसा देना पड़ रहा है। फिर उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया, उसमें 60,000 रुपये भेजे। फिर उन्होंने अगले दिन की टिकट निकाली। तो 27 अगस्त को उस दिन हम लोग रात शाम को 5 बजे वहाँ से फ्लाइट पकड़ी हम लोगों ने, बैंकॉक से। वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया कि हमें डिपोर्ट किया, जबकि सरकार ये बोल रही है कि हमें रेस्क्यू किया गया। डिपोर्ट करने के बाद सबके पासपोर्ट पे 4 साल का बैन लगाया गया, 5 साल का। मतलब आप यहाँ बैंकॉक नहीं आ सकते। मैंने कहा अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है तो बैन क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, हमें एज ए क्रिमिनल घोषित करके वहां से बाहर निकाला जा रहा है। और एक लेटर भी दिया गया क्रिमिनल का। हाँ, लेटर दिया गया है कि आप क्रिमिनल एलियंस हैं, आपको इतने साल के लिए। ये लेटर आपके पास है? वो लेटर अपना है। उसकी फोटो है हमारे पास। तो उसके बाद बैन कर दिया जाता है और सबको वापस भेज दिया जाता है। हम लोग रात को 8 बजे इंडिया लैंड करते हैं। अच्छा, कितने तारीख को? 27 अगस्त को 2024। अच्छा, 27 अगस्त 2024 को आप अपने देश वापस आए। 5 बजे फ्लाइट पकड़ते हैं इंडिगो की, फिर 8 बजे रात में इंडिया लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वहाँ पे इमिग्रेशन वाले, जैसे ही प्लेन से उतरते हैं हम लोग, वहीं पर इमिग्रेशन वाले खड़े थे इंडिया के। वो हमें रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद बदतमीजी से सवाल जवाब पूछने लगते हैं कि क्या करने चले गए थे म्यांमार, ऐसे वैसे ऐसे पूछते जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। मैंने कहा सर आप तो, हम लोग भी समझ गए थे सब कुछ कि सब मिले जुले एक दूसरे के। मैंने कहा सर सवाल तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको कुछ पता नहीं होता तो आप यहाँ क्यों खड़े थे हमारे? आप एरोप्लेन की गेट पे हमें रिसीव करने खड़े हो, इसका मतलब आपको हमारे बारे में सब कुछ पता है। फिर उन्होंने फिर सवाल जवाब पूछना बंद कर दिया। फिर वहाँ पर एक ऑफिस में ले जाके बैठा दिया, बोला कि आपको इमिग्रेशन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जाए। इंडिया में IGI कहाँ पे? इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में, ठीक है। हमारे घर वाले बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारा बाहर कि ये पूछताछ कर रहा है। तो मैंने बोला था घर वालों को 1-2 घंटा लगेगा हमें निकलने में। फिर 8 से 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11, 12, 1, 2, रात के 2 बज गए, कोई नहीं से पूछने कुछ नहीं आ रहा है। वहीं पर सिक्योरिटी वाला बैठा था, उसी से बार बार हम पूछ रहे थे कि हम कब जाएंगे, बाहर घर वाले इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन पे बातचीत हो रही थी घर वालों से। तो घर वाले बोल रहे हैं कि हम खाना लेकर आए, एटलीस्ट खाना ले लो, कुछ खा लो, क्योंकि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। फिर सिक्योरिटी वाला बोलता है ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर सिक्योरिटी वाला आता है दोबारा 2 बजे रात में, फिर हमें बोलता है आप लोग को इमिग्रेशन ऑफिस में बुलाया जा रहा है। फिर इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं यहाँ पर बैठ जाइए आप लोग। वहाँ पर भी बैठे बैठे सुबह के 5 बज जाते हैं, 5 बज गए सुबह के। सारा ये इंडिया में हो रहा है। इंडिया में हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि हमें भूख लगी है, हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, रुके रहिए आपको अभी छोड़ दिया जाएगा, अभी छोड़ दिया। लेकिन कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, ना खाना दिया गया ना पानी दिया गया। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठाया रखे। फिर 5 बजे हमें बुलाया और 5 मिनट केवल हमसे पूछताछ की और हमें छोड़ दिया 5 मिनट की पूछताछ के बाद। बताइए, मतलब वहां तो टॉर्चर हो ही रहे थे, अपने देश में आकर के भी टॉर्चर हो रहे थे। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, इतना टॉर्चर, इतना परेशान जो आप हुए, मतलब इस बीच ऐसा लगा कि इंडियन गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगा या कर रहा है कोई भी चीज़? इस कहानी में मुझे तो कहीं नहीं लगा। मुझे जब तक मैं वहाँ पर चाइनीज सेंटर में फंसा हुआ था तब तक मुझे लग रहा था कि हमारी भारत की सरकार हमें निकाल लेगी। यहाँ आने के बाद लगा कोई हेल्प नहीं हो। नहीं, जब मैं म्यांमार पहुंचा, म्यांमार पहुंचने के बाद मुझे सब पता चल गया था सब मिले भगत। कि हाँ वो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं सिचुएशन को जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ा तब मुझे सब समझ में आ गया कि सब एक दूसरे की मिली भगत है। मतलब ये जो पैसा ले रहे हैं सब लोग में बट रहा है ना। वो इमोशनली उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो बस हमें एक बिजनेस के रूप में देखते हैं कि लोग आएंगे, फंसेंगे, हम उन्हें रेस्क्यू के बहाने उनसे पैसे हटेंगे। इंडिया में क्या क्या पूछा गया जब यहाँ आए? तो 5 मिनट क्या पूछा? उन्होंने यही पूछा था कि कैसे आप वहाँ पर फंसे, वहाँ पर आपके साथ क्या क्या हुआ, फिर किस टाइप का स्कैम कराया गया, किसी को जानते हो या नहीं, किसी का नाम या फ़ोन नंबर या एजेंट का नंबर, यही सब। क्या कहा? नहीं।
नहीं, एजेंट का नंबर जो था मैंने दे दिया, उनको बताया, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी उनको, जो भी मेरे पास और इन्फॉर्मेशन। आपके साथ जो 6 लोग थे वो आपके साथ ही इंडिया आ गए? सभी लोग एक साथ आए थे, और सभी वो लोग। लोग कहाँ के थे, कुछ आइडिया है आप? जी, एक तो दिल्ली के ही थे, एक राजस्थान के थे, एक बिहार के थे, और एक गुजरात के बिहार थे। के भी थे? हाँ, बिहार के थे, आर्यन कुमार नाम, आर्यन अली नाम है उसका, मुसलमान आर्यन अली, ये पटना बिहार के? पटना के थे। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी 23 साल के लड़के हैं। तो वो दुबई में जॉब करता था, उसको वहां से बुलाया गया था। हाँ। ये सारी चीजें, अच्छा एक चीज हमको बताइए, इतना कुछ हुआ, इतना टॉर्चर हुए, फिजिकल परेशान हुए, लोग मारा आपको, बहुत बहुत कुछ झेले हैं जो शायद हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है। हम वो दर्द फील नहीं कर पाएंगे जो आप फील किए हैं। तो जब अपने फैमिली वाले से एयरपोर्ट पे मिले, उस वक्त मतलब कैसा लगा आपको? एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने उनको भेज दिया कि आप अपने घर चले जाओ। वाइफ नहीं आई थी? नहीं, वाइफ तो यहीं घर पर थी, ये गाजीपुर सैदपुर में ही थी, क्योंकि सभी लोग नहीं जा सकते ना वहाँ पर। मेरे बड़े भाई थे, वो गए थे वहाँ पर, और मेरे ससुर जी थे, वो भी वहीं पर थे। लगा कि अब तो जान बच गया, सुकून मिला होगा उस वक्त? जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, कि हम मेरे जिंदा हैं, जिंदा हैं हम। मेरे बड़े भाई सामने खड़े थे, बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उस पल को। वो एक दूसरे को पकड़ के हम रो रहे थे, और कुछ नहीं। वीडियो हमने भी देखा है, बहुत लड़के देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत ऐसे छात्र देख रहे हैं जो सपना देखते हैं कि भाई हम विदेश जाके नौकरी करेंगे। उनसे क्या कहिएगा? कि विदेश जाना गलत नहीं है, विदेश सभी लोग जाते हैं, और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए विदेश जाना भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, उससे फ़ायदा ही होता है। लेकिन जाने से पहले आपको पूरी तरह जानकारी टाल मटोल करना चाहिए। यही चीज तो नहीं कर पाते ना, फंस जाते हैं, लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता कैसा है। हो सकता है, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और एक बार कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी चीज़ बहुत ही आसानी से मिल रही है, तो क्वेश्चन जरूर कीजिए, वाई, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन शायद मैंने किया होता तो शायद मैं बच जाता। हमेशा जब भी कोई चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल रही हो, तो उस पर ट्रस्ट आसानी से नहीं करना चाहिए, पूरी तरह वेरिफिकेशन करना चाहिए, तभी उसको पकड़ना चाहिए। इंडिया से किसी तरीके का हेल्प नहीं मिला? मीडिया वाले आपका कितना सहयोग किए? मीडिया का बहुत सहयोग रहा है, मीडिया वालों ने इस अवेयरनेस को बहुत सारे पूरे भारत तक पहुंचाया, लोगों को तक न्यूज़ कवर की, लोगों तक पहुंचाया। अब पता नहीं ये बात सरकार तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच रही है, लोग देख रहे हैं आपको, जनता देख रही है, मिलियंस में लोग आपको देख रहे हैं, तो सरकार तो देखेगी ही। हालांकि हमारी सरकार चुप है। अगर ये कोई बड़े कंट्री के साथ ऐसा होता तो मे बी सरकार कुछ एक्शन लेती, बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। हमारे क्योंकि आपने कहा कि 47 लोग इंडियन लोग वहां थे, कोई वित्तीय सहायता भी नहीं की हमारी, किसी भी प्रकार की। मतलब आपके वापस आने के बाद भी कोई सहायता नहीं? बहुत सारे लोग आए मिलने भी, बहुत सारे सांसद विधायक बहुत सारे मिलने लोग आए घर तो पर। सहयोग कोई किए कुछ? किसी भी प्रकार, बस सांत्वना दी कि आपने बहुत अच्छे से सामना किया इस परिस्थिति का, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं, आर्थिक सहायता नहीं दी गई। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी भी मेरे बॉडी में पेन है, मसल्स में अभी भी पेन है। अब डर लग रहा है कि अब हम वीजा पासपोर्ट लेकर के विदेश तो नहीं जाएंगे, दूसरे देश तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं, अब अपने ही देश में रहेंगे? देखिए, ऐसा सोचना गलत है। मैं ये नहीं करूँ मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वो मेरा आप पर्सनली, हम आपका पूछ रहे हैं, डर तो लग रहा होगा? नहीं, मैं वैसा नहीं कहूंगा कि डर लग रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आपके साथ कहीं भी घट सकती है, इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया में भी ऐसे स्कैम सेंटर हैं। इंडिया में भी गलत होना होगा तो आपको अपने देश में गलत होगा। क्यों, निर्भया कांड भारत में ही हुआ था। कभी उस लड़की ने कभी सोचा था मेरे साथ अपने देश में ऐसा हो जाएगा? हुआ ना उसके साथ। अभी कोलकाता में एक डॉक्टर थी, उसके साथ क्या हुआ? अपने ही अस्पताल में, अपने ही जिस अस्पताल में जॉब करती थी वहां पर उसके साथ गलत हो गया, उसकी जान चली गई, उसके साथ क्या अत्याचार हुआ। तो किसी के साथ अत्याचार कहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कहा नहीं जा सकता। मेरे साथ भी हुआ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि विदेश, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो विदेशों में जाने का सपना देखते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा, बाहर का पैसा हमारे देश में आएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, उससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। आप देश का ना खाना खाते हो, ना पानी पीते हो, ना हवा लेते हो, कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं करते हैं, उसके बावजूद देश को लाकर पैसा देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो फेक लोग हैं, जो आपको जॉब ऑफर करते, आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है लेकिन आपको वो वाली जॉब ऑफर दी जा रही है,
या फिर आपको कोई जॉब बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिल जा रही है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ में फाइट करना पड़ेगा आपको। तो ईजिली अवेलेबल अगर जॉब मिल रही है और बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है तो सतर्क हो जाइए। देखिए ये चीज़ है कि भाई इनकी जो कहानी है वो हम सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना, और ये 4 महीना क्या झेल करके अपने घर वापस आए हैं दोस्तों। मतलब वो चीज़ सोच करके भी डर लग रहा है। इनको ये लग रहा था कि कब ये लोग हमको मार देगा। सोचिए, जान का खतरा था, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट इनकी माता, इनके भाई, इनके फैमिली का दुआ था, इनको भरोसा था कहीं ना कहीं अपने फैमिली वालों पे कि आज ये अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे देश में रोजगार को लेकर के बहुत समस्या है, और रोजगार मिलती है, सैलरी उतना नहीं मिलता है जितना लोगों को चाहिए, एक्सपेक्टेशन होता है, इसीलिए वो लोग देश से बाहर जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्कैम में फंस जाते हैं। देखिए ये हमारे देश में भी ऐसा होता है, बट बाहर जा कर के वीज़ा लेकर के बाहर जाना, फिर वापस अपने देश में नहीं आ पाना, ये मतलब ये इतना टफ है कि लगता है कि भाई अगर हम देश छोड़ करके कहीं जाते हैं, वापस अपने देश में नहीं आ पाएंगे तो उस वक्त कौन रहेगा मेरे साथ। इनको तो अंग्रेज़ी आती थी, तो अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत लोगों से बातचीत कर ली। बहुत लोगों को तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती है, बाहर जाते हैं अपना ट्रांसलेटर के सहयोग से, भाषा भी समझ में नहीं आएगा, तब वो क्या करेंगे। खाना बहुत अजीब रहेगा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेढक, सांप और मगरमच्छ ये खाने को दिया जा रहा था इन लोगों को। सोचिए कैसे वहाँ पे अपना दिन गुजारे होंगे। लेकिन इनका परिवार जो सहयोग किया है ना, मतलब पैसा भेजना, बार बार 60,000 चाहिए तो 10 लाख चाहिए तो 2.5 लाख चाहिए तो फिर 4,000 चाहिए, फिर 12,000 चाहिए, फिर मतलब कंटिन्यू जितना ये बोले इनके परिवार ने इकट्ठे किए। माँ ने गहने बेचे, पत्नी ने गहने बेचे, ज़मीन तक बेचने का नौबत आ गया था, ये सिचुएशन था दोस्तों। अभी यूपी में है और इस बेटे की कहानी सुन करके बहुत लोग रो देंगे। हालांकि ये अभी इतने स्ट्रांग है कि अपनी कहानियों को बताते जा रहे हैं, जो भी आ रहा है अपनी कहानियों को बताते बताते ये अंदर से इतने मजबूत हो गए हैं कि बस स्माइल है चेहरे पे। देखिए आप लोग अवेयर होइए, जागरूक होइए, पढ़े लिखे हैं, समझदार बनिए कि भाई आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरा पहले रिसर्च कीजिए। भाई अगर नौकरी है तो किस चीज़ का नौकरी है, कहाँ पे है, कैसे है। अगर आपको भाषा आती है, पहचान के लोग हैं, तभी जाइए। 4-5 लोग हो पहचान के, भाई अपने देश के लोग हो पहचान के, मतलब अपने तरीके से आप हर चीज़ जांचिए, पड़ताल कीजिए, तभी आप कहीं जाइए। देश छोड़ करके, क्योंकि देश में रहकर लोग बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। देश से बाहर जा करके ये कुछ चीज़ें, मतलब इस तरीके से फंस जाना, मतलब ये शायद सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि हम अपने परिवार से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो बस यही चीज़ है। आप लोग क्या कहेंगे इस पर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को फैला करके लोगों को जागरूक कीजिएगा। अपने देश के हैं, भारतीय हैं, भाई कहीं भी जाइए तो आँख खोल करके रखिए, दिमाग खोल करके रखिए। नमस्कार।